हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए बिना कोई देरी की आज के हम टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। इस चैप्टर के 2 पार्ट के वीडियोस मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए बिना कुछ लेट किए स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रिब्यूनल होते क्या हैं। तो जैसा हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ट्रिब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल और सेमी जुडिशियल बॉडीज़। अब क्या होता है, सेमी जुडिशियल क्यों होती है ट्रिब्यूनल्स? क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं ट्रिब्यूनल में, जो लोग काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक लीगल बैकग्राउंड से ही आते हों, इसीलिए ट्रिब्यूनल्स को सेमी जुडिशियल बॉडीज़ कहते हैं। ये हो गया हमारा ट्रिब्यूनल के बारे में। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट से 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए। आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323। अगर आपको पता नहीं है कि अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं या कोई भी नई चीज़ें ऐड की जाती हैं तो उन्हें हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो उसी तरह जो 42nd अमेंडमेंट था, ठीक। अब इन आर्टिकल्स में क्या था? इन आर्टिकल्स में बताया गया कि पार्लियामेंट के पास एक नई राइट दी गई। इन आर्टिकल्स के द्वारा पार्लियामेंट को ये राइट दिया गया, ये पावर दिया गया कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेट कर सकते थे। तो इसका कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल्स ऐड हुए, आर्टिकल 323A और 323B, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि वो अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि किस किस डोमेन में ये ट्रिब्यूनल सेट किए जा सकते हैं। तो हमारी बुक में एक लिस्ट दी गई है। सबसे पहले टैक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल सेट किए जा सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उनके लिए ट्रिब्यूनल सेट किए जा सकते हैं। ऐसे ही लेबर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कोई मैटर है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स हैं, अर्बन प्रॉपर्टी पे सीलिंग की बात आ गई, या फिर फूड स्टफ्स या अदर इसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन या सप्लाई की बात आ गई। तो ये कुछ डोमेन्स दिए हैं जहाँ जिनके लिए ट्रिब्यूनल्स सेट किए जा सकते हैं। इसके आगे दिया है कि 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट लाया गया, जिसके तहत CAT यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट SAT स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेट किया गया। तो बहुत अगर ब्रीफ में हम बात करें तो अब तक हमने बात की कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैसे आए। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का, जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इन दोनों ट्रिब्यूनल्स के काम क्या होते हैं कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे, उनके बीच कोई डिस्प्यूट हो या अगर पब्लिक को उनसे कोई शिकायत हो, वो सारे मैटर्स रिजॉल्व करने के लिए ये दोनों ट्रिब्यूनल्स सेट किए गए हैं। अगर आप और ज़्यादा ट्रिब्यूनल्स की एग्जांपल देखना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में जहाँ पे ट्रिब्यूनल्स का टॉपिक दिया है, वहाँ पे और एग्जांपल्स दिए गए हैं बाकी दूसरे ट्रिब्यूनल्स के बारे में। तो बात हम करते हैं कि क्यों कोई भी ट्रिब्यूनल्स को चूज़ करेगा कोर्ट्स को छोड़ के। तो 2 वर्ड्स में इसका आंसर हम दे सकते हैं। सबसे पहला एफिशिएंट। जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो कोर्ट के रिलेशन में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट होते हैं मतलब उनकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है, स्पीड तेज़ होती है। और दूसरा लेस कॉस्टली। ट्रिब्यूनल्स कम कॉस्ट कंज्यूम करते हैं एज व्हेन कंपेयर टू कोर्ट्स। तो ये तो बात हो गई कि वाई एनीवन विल चूज ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ ट्रिब्यूनल। क्या ट्रिब्यूनल का मोटिव है कि वो कोर्ट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं? तो इसका आंसर भी हमारी बुक में बहुत अच्छे से दिया है। यहाँ लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच थी, उसने ये साफ साफ कह दिया कि
ट्रिब्यूनल्स का मेन मोटिव कोर्ट्स को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि उनको सहयोग करना है, उनको हेल्प करना है। और ट्रिब्यूनल्स का जो भी फैसला दिया गया है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे और अच्छी तरह से समझाऊँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, पुराने हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस, गुरु दक्षिणा समझ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिएशन। तो मेडिएशन एक एडीआर का मेथड है जहाँ पे दो पार्टीज एक न्यूट्रल, ये वर्ड ध्यान देना है, न्यूट्रल थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं और वॉलेंट्रली किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुँचते हैं। मेडिएशन क्यों कोई चूज़ करेगा? क्योंकि बाकी एडीआर की तरह मेडिएशन भी लेस कॉस्टली होता है, कम फॉर्मल होता है और बहुत स्पीडी प्रोसेस होता है इसका। और अगर हम बात करें आर्बिट्रेशन से कैसे डिफ़र करता है मेडिएशन, तो आपको याद होगा आर्बिट्रेशन में जो फाइनल वर्डिक्ट दी जाती है, जिसे हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, वो बाइंडिंग होती है दोनों पार्टीज़ पे, मतलब दोनों पार्टीज़ को आर्बिट्रल अवार्ड को फॉलो करना ही होता है। लेकिन मेडिएशन में ऐसा नहीं है। मेडिएशन का जो भी आउटकम होगा या जो भी वर्डिक्ट होगी वो ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टी उसे फॉलो करें। तो अब चलते हैं डीप में, हम मेडिएशन की बात करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेडिएशन। सबसे पहला है इवैल्यूएटिव मेडिएशन। अगर हम नाम का मतलब समझ लें, इसकी लिटरल मीनिंग समझ लें, तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इवैल्यूएटिव मेडिएशन में क्या होता है, जो मेडिएटर होता है वो दोनों पार्टीज़ को जो पूरा केस है वो समझाता है और उसके बाद ये बताता है कि इस सिचुएशन में क्या करना सही होगा और क्या करना गलत होगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इवैल्यूएटिव मेडिएशन में जो मेडिएटर होता है वो एक एडवाइज़र के तौर पे काम करता है दोनों पार्टीज़ के लिए। दूसरा है फैसिलिटेटिव मेडिएशन। तो फैसिलिटेटिव मेडिएशन में मेडिएटर का काम होता है कॉन्वर्सेशन फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट करना मतलब कॉन्वर्सेशन कराना, दो पार्टीज़ के बीच में एक मीडियम बन जाना जिनके द्वारा वो कॉन्वर्सेशन करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिएशन। इसमें मेडिएटर क्या करता है कि इसमें मेडिएटर का रोल होता है कि वो दोनों पार्टीज़ को इनकरेज करे कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली किसी सल्यूशन पे आ जाएं। और उस डेलिब्रेशन के दौरान, उनकी बातचीत के दौरान उनके पास जो जो प्रॉब्लम होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स उन दोनों को आपस में पता चल जाएगी। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिएशन। नेक्स्ट है मेडिएशन विथ आर्बिट्रेशन। मेडिएशन और फिर आर्बिट्रेशन मतलब कि अगर मेडिएशन काम ना करे तो जो मेडिएटर होता है वो आर्बिट्रेटर बन जाता है, मेडिएटर आर्बिट्रेटर बन जाता है और फिर वो जो जजमेंट देता है वो आर्बिट्रल अवार्ड की तरह बाइंडिंग रखता है दोनों पार्टीज़ पे और उन दोनों पार्टीज़ को वो फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन मेडिएशन। ऑनलाइन मेडिएशन कोई भी ऐसा वेबसाइट, ऐसी सर्फिंग पेज जहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि कोई ऑनलाइन आपको मेडिएट करता है, तो वो हो जाता है हमारा ऑनलाइन मेडिएशन। इसमें ऑनलाइन दो पार्टीज़ एक दूसरे से बात करती हैं जिसमें और भी कोई फिजिकल बैरियर ना आ पाए, इसलिए ऑनलाइन मेडिएशन का यूज़ होता है। तो ये था हमारा मेडिएशन के टाइप। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मेडिएशन। तो ऐसे कोई मेडिएशन का फॉर्मल प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन कुछ बातें याद रखने वाली हैं। जैसे जो मेडिएशन कराता है उस पर्सन को हम कहते हैं मेडिएटर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि हम कैसे मेडिएशन तक पहुंचते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके एज अ एंड रिजल्ट हम मेडिएशन तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी बुक में 3 ऐसे तरीके दिए हुए हैं। इनके नाम हैं प्री लिटिगेशन भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कोर्ट रेफरल, और लास्ट है
एपेलेट स्टेज। ठीक है। प्री लिटिगेशन क्या होता है? मान लीजिए अगर दो लोगों के बीच डिस्प्यूट हुआ और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए वो एक कॉमन थर्ड फ्रेंड के पास चले गए, तो ये हो गया हमारा प्री लिटिगेशन। दूसरा है कोर्ट रेफरल। हो सकता है कि कोर्ट में एंटर होने के बाद हम अपने डिस्प्यूट कोर्ट में ले गए, लेकिन उसके बाद कोर्ट का फैसला आने से पहले ही हमने सोचा कि नहीं भाई, कोर्ट में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, हम इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व करा लेंगे, तो वो हो जाएगा कोर्ट रेफरल। और उसके बाद या फिर या कोर्ट रेफरल में ये भी हो सकता है कि हम कोर्ट में गए और जज ने कहा कि आप इस मैटर को क्यों ना बाहर ही सॉल्व कर लें, वो अच्छा होगा, तो आप इसमें ये हो जाएगा कोर्ट रेफरल। और उसके बाद एपेलेट स्टेज क्या होता है? जब मान लीजिए आप कोर्ट में आपका केस चल रहा है, आपका डिस्प्यूट के कोर्ट में है, लेकिन उस को वो बहुत प्रोलॉन्ग हो गया या कोई और भी कारण की वजह से आप कोर्ट के जजमेंट का इंतज़ार किए बिना आपको एक मीडिएटर के पास चले जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एपेलेट स्टेज। ठीक है। कौन कौन से केसेस में, मतलब किस किस सिचुएशंस में मेडिएशन आती हैं, मेडिएशन का यूज़ किया जाता है? तो नॉर्मली हम कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, मनी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए हम मेडिएशन का यूज़ करते हैं। स्ट्रेन रिलेशनशिप, मतलब वाइफ हस्बैंड, कस्टडी केसेस, इन चीज़ों के लिए मेडिएशन का यूज़ किया जा सकता है। और भी कोई कंटिन्यूटी ऑफ रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो हम मेडिएशन यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कंज्यूमर के राइट से रिलेटेड डिस्प्यूट हो तो उस केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं मेडिएशन। अब किन केसेस में मेडिएशन यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो कोई भी केस जिसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती हो उसमें हम मेडिएशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है तो हम मेडिएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम किया गया है बच्चों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, तो उसमें हम मेडिएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा मेडिएशन। एक बार और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे पता है वीडियो डालने में क्यों थोड़ी देरी हो जा रही है, क्योंकि अभी एज अ सीज़न चल रहा है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं, मुझे भी थोड़ी मोड़ी पढ़ाई करनी होती है, इसलिए देरी हो जा रही है, वरना आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी आपको सारे वीडियोज़ दे दूँ। थैंक यू।